अच्छा जी, आज हम इंशाल्लाह रिवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। कल असल में 20-25 मिनट में बात तो हो सकती थी रिवैल्यूएशन पे भी, लेकिन उससे ज़्यादा अहम हमने कंपनी की अकाउंटिंग के अंदर थोड़ी सी बात देख ली थी। आज जो एंट्रीज़ होनी है उसकी तैयारी भी हमने कल ही की थी, तो आज फिर उन एंट्रीज़ को समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। तो पहले थोड़ी सी जनरल बात रिवैल्यूएशन की कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 18 पे आपने एक एसेट खरीदा 100 रुपये का, ठीक है, और इसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल। तो डेप्रिशिएट करेंगे इसको 100/10। कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 10। तो अगर 1 साल डेप्रीशिएट हो जाए 31 दिसंबर 18 पे, तो ये 100 में से 10 माइनस हो जाएगा। बुक वैल्यू कितनी नजर आएगी? 90 रुपए की। अच्छा, अब ये क्या है? ये क्या है? बुक वैल्यू, किताब के अंदर वैल्यू, अकाउंटिंग की किताबों के अंदर ये वैल्यू। एतराज़ करने वालों ने इस पे एतराज़ कर दिया। मोतरज़ीन ने एतराज़ किया कि हमें इन अकाउंटेंट्स की समझ नहीं आती कि मार्केट में एसेट की वैल्यू कुछ होती है, इनकी किताबों में को अपनी इनकी किताबी वैल्यू जी, बुक वैल्यू वो आ रही होती है। तो ये तो कोई बात ना हुई। मार्केट में एसेट किसी वैल्यू पे है और ये लोग एसेट की कोई वैल्यू दिखा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? मिसाल के तौर पे ये एक कुर्सी है, एक कुर्सी 100 रुपए की है, हमारी किताबों में 1 साल डेप्रीशिएट होने के बाद ये 90 पे नज़र आ रही है। अब ये कुर्सी मार्केट के अंदर 150 की भी हो सकती है आज। यही कुर्सी अगर हम मार्केट में आज बेचें, तब्दीली भी तो आई हुई है, 150 की भी हो सकती है, और यही कुर्सी आज 75 की भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू तो डिफरेंट हो सकती है। बुक वैल्यू तो ये है कि हमने कॉस्ट ले ली, बस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चले जा रहे हैं, हर साल डेप्रीशिएट कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही। वो जो 50 साल पहले भी कोई एसेट खरीदा था तो जितनी उसकी कॉस्ट थी वो कॉस्ट वहीं पे आ रही है और हर साल वो डेप्रीशिएट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बुक वैल्यू नज़र आ रही है। तो एतराज़ करने वालों ने इस बुक वैल्यू पे एतराज़ कर दिया। मेजरमेंट जो हम करते थे अकाउंटेंट्स कॉस्ट बेसिस पे, जिसको कॉस्ट मॉडल भी कहते हैं, उस पे कुछ लोगों ने एतराज़ किया। तो फिर IAS 16 ने हमें एक अल्टरनेटिव दिया कि अगर आप चाहें, एतराज़ करने वालों के एतराज़ को दूर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने एसेट को मार्केट वैल्यू पे भी रख सकते हैं, यानी रिवैल्यूएशन कर लें आप। इस मॉडल को कहा जाता है रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है जी। सिंपल बात कर रहा हूँ, अभी फिर तफसील से क्वेश्चन में देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, सब कुछ करके देखते हैं क्या कुछ होता है, इसकी अकाउंटिंग कैसे है वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो एतराज़ करने वालों के एतराज़ को दूर करने के लिए IAS 16 ने हमें एक ऑप्शन दिया कि जी आप अगर चाहें तो आप अपने एसेट को उठाकर फेयर मार्केट वैल्यू पे ले जा सकते हैं। फिर कॉस्ट मॉडल नहीं रहेगा, आपका एसेट का मेजरमेंट मॉडल रिवैल्यूएशन का हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारा ये एसेट मार्केट में है 150 रुपये का, ठीक है। तो अगर आज हम ये एसेट जाके मार्केट में बेचना चाहें तो हमें कितना गेन आ रहा है? 60 का। लेकिन बेचा अभी नहीं होता, इसलिए इसको गेन कहेंगे या क्या कहेंगे, ये बात थोड़ी देर में कर लेते हैं। बहरहाल अगर रिवैल्यूएशन करते हैं तो रिवैल्यूएशन के ऊपर हमें क्या आ रहा है? गेन। रिवैल्यूएशन का लफ्ज़ भी फिलहाल छोड़ें, वो भी देख लेते हैं। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात है हमने कंपैरिजन किस किस का करना है? बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को। बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना है अगर हम रिवैल्यूएशन के वक्त रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकालना चाहें, तो हमें कंपैरिजन किन दो चीज़ों का करना पड़ेगा? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का। ठीक है। तो ये बेसिक सा बिल्कुल एक नॉलेज था। इसके साथ आप ये बनाने के बाद ये जगह छोड़ दीजिएगा ना, पहले वो जुमला लिख लें जो मैं लिखवाना चाह रहा हूँ कि
we compare book value with the market value. We compare book value with the market value. मार्केट वैल्यू के आगे ब्रैकेट में लिखें revalued amount. We compare book value of asset with its market value. We compare the book value of asset with its market value. मार्केट वैल्यू के आगे ब्रैकेट में लिख लें revalued amount. To calculate revaluation, surplus और gain और loss लिख लें. To calculate revaluation, gain और loss. जी बात समझ आई? ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा बस. ऐतराज़ वालों के ऐतराज़ को दूर करने के लिए ऑप्शन मिला रिवैल्यूएशन मॉडल का. रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना है तो एसेट को उठा के ले जाना है रिवैल्यूड अमाउंट पे यानी मार्केट वैल्यू पे, तो गेन लॉस निकल आएगा. तो इन शॉर्ट गेन लॉस अगर रिवैल्यूएशन के वक्त गेन लॉस निकालना है तो हमारा कंपैरिजन किन दो चीज़ों का हुआ करेगा, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू पर. ठीक है जी, चले. अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और तफसील से ये पूरा सवाल करते हैं. कुछ नोट करना है तो कर लें, ज़रा जल्दी से कर लें. चलें आज वर्किंग यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, फिर सवाल जब लेंथी हो जाएगा तो मैं कोने पे चला जाऊँगा. ठीक है जी, जल्दी से ये नोट करें. उसके बाद देखते हैं सवाल हम किस तरह से किया करेंगे, क्या कुछ किया करेंगे. जी दोनों सेम चीज़ है. X purchased a building costing 100 million on 1st January 2015. Its useful life is 20 years. It is revalued on 1st January 16 at 120 million. ठीक है जी. पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रेलेवेंट लेजर्स. आगे मैंने कुछ नहीं लिखा किस साल का क्या करना है, वो जितना काम कर लेंगे बस वही रिक्वायरमेंट होगी. ओके अच्छा, अब रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है तो हम क्या किया करेंगे, हम एक वर्किंग बनाया करेंगे लाजमी. ठीक है जी, वो वर्किंग का फॉर्मेट देखेंगे आप लोग, नहीं नोट करेंगे. फिर जब मैं आपको पहले साल के एंड पे रिवैल्यूएशन से पहले तक रोक दूंगा वो सारे काम कर लेंगे. वर्किंग बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, लेजर्स भी बनाएंगे. 2-1 दिन तक लेजर्स बनाते रहेंगे, उसके बाद फिर लेजर्स बनाना भी छोड़ देंगे जब एंट्रीज में आप थोड़े से महारत थोड़ी सी हासिल कर लेंगे. ठीक है, इस वर्किंग के अंदर पहले 3 कॉलम्स तो वही हैं जो मैंने आपको डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के वक्त जो है वो दोनों मेथड्स के अंदर वर्किंग करवाई थी. क्या करते थे, एक डेट का कॉलम होता था, उसके बाद डिस्क्रिप्शन चल रही होती थी, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, WDV, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, WDV नज़र आ रहा था तो ज़हन में नज़र आ रहा है वो. ठीक है, उसके बाद तीसरे कॉलम में वो फिगर्स आ रही होती थी, एसेट की कॉस्ट कितनी, डेप्रिसिएशन कितनी, WDV कितनी, यानी कि एसेट की डिटेल आ रही होती 3 फिगर्स. तो इस वर्किंग के अंदर पहले 3 कॉलम्स तो बिल्कुल यही है. डेट हुआ करेगी, फिर डिस्क्रिप्शन होगी, नोट नहीं करेंगे प्लीज साथ साथ बिल्कुल भी. उसके बाद एसेट. अच्छा, इसके आगे ये जितनी जगह पे ये एसेट की फिगर आती है, इसके आगे फुल वर्किंग जो आपके FAR1 के लेवल पे है उसमें 2 कॉलम्स और आ जाएंगे, रिवेन्यू सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस.
आज के सवाल में सिर्फ हम एक कॉलम आगे तक जाएंगे, लेकिन आपको जहन में होना चाहिए मैक्सिमम वर्किंग का जो है वो मैक्सिमम वर्किंग जो है वो 5 कॉलम्स तक आया करेगी। 3 ये बने हुए हैं, 2 कॉलम्स ऐड हो जाएंगे। FAR2 लेवल पे जाके कुछ और ऐड करते होते हैं हम, वहाँ पे टेक्स्ट भी आ जाता है, लेकिन टेक्स्ट यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है, उसको इग्नोर करके चलें तो वर्किंग का मैक्सिमम फॉर्मेट इतना ही होगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये बता दिया कि ये ना हो आप एसिड को पेज के कोने पे लिख के बैठे हों और फिर बाद में कहें वो बताया ही नहीं, गलत हो गया। ठीक है, लेकिन अभी आपने बनाना कुछ नहीं है। अब देखिएगा वही काम कर रहे हैं जितना अभी तक किया हुआ। एसिड किस दिन खरीदा? 1 जनवरी 2015 पे। कितनी कॉस्ट थी? कॉस्ट लिखी हमने 100। ठीक है जी, यहीं पे रुककर एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज यहां पे करेंगे हम। आपने अभी नहीं करनी एंट्रीज, एक एक स्टेप पे मैं एंट्री करता जाऊंगा, लेजर तक बनाता जाऊंगा। तसल्ली से सुकून से हम ये सवाल करेंगे, चाहे एक ही हो। लिखे मैंने 2 सवाल हुए थे पिछली क्लास में, लेकिन हमने सुकून से एक सवाल किया कंप्लीट, और मैंने क्लास वर्क का भी एक क्वेश्चन फिर होमवर्क में कर दिया था। समझ आना ज़रूरी है। ठीक है, कोई स्पीड मारने की, संडे भी है हमारे पास, आपको पता ही है, लेकिन इंशाल्लाह नहीं लगाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो FAR1 का कोर्स सुकून से ही पूरा करेंगे। अल्लाह सेहत आफियत के साथ रखे आप लोगों को भी और मुझे भी। ठीक है जी, थोड़ा बड़ा लिखूंगा ही, अब भी एंट्री बड़ी ही लिखूंगा। ये सिर्फ जर्नल एंट्रीज लिखी हैं मैंने। अभी से पहले तो सब समझ आ रहा है ना, यहां तक सब नजर आ रहा है। क्या हुआ है 1 जनवरी 15 को? बोले एसिड खरीदा गया है। एंट्री बोले एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? 100 से। ठीक है जी, अब मुझे यही टेंशन लगी रहेगी, तुम मुझे बड़ा बड़ा लिखो। इस एंट्री का नरेशन क्या है? और ये तो एंट्री है एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। खान साहब बस एसिड परचेज, बस ज़्यादा नहीं, एसिड परचेज दैट्स इट जी। उसके बाद अकाउंट भी बना लेते हैं। यहाँ पे होपफुली एंट्रीज पूरी आ जाएंगी, अगर बहुत बड़ा ना लिखा तो। और ये जगह वैसे ही छोड़ देते हैं, चले एहतियातन। अकाउंट्स यहाँ पे बन गए। यहाँ पे हम लेजर्स बनाएंगे। तो पहला लेजर जो बन गया आपके सामने कौन सा, जरा बता दें। एसिड का लेजर बन गया। ओके, एसिड का अकाउंट बनेगा और 1 जनवरी 15 पे ब्रॉड डाउन बैलेंस आ जाएगा 100 रुपया। अच्छा, ब्रॉड डाउन। B/D कितना आया? नील। बैलेंस कोई नहीं था। ठीक है, अभी शुरू हो रहा है सवाल में। 1 जनवरी 15 को ये एंट्री हुई है, डबल एंट्री। ओपनिंग की तो कोई एंट्री होती नहीं है जी। बोले एसिड डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? ठीक है जी, 1 जनवरी 15 पे एसिड डेबिट कैश क्रेडिट। तो वर्किंग में क्या किया, जनरल एंट्री में क्या किया, और एसिड के लेजर में क्या किया। कोई मसला तो नहीं है, ये तो वही बेसिक वाला काम चल रहा है। ठीक है जी, चलें साल मुझे पूरा करने दें, साल पूरा करेंगे आप लोग भी फिर खुद। ठीक है जी, अभी देखिए उसके बाद क्या होगा। 31 दिसंबर 15 आया, क्या होगा? डेप्रिसिएशन। रिवैल्यूएशन तो वैसे ही अगले साल में। ठीक है, तो साल के एंड पे क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि चुप है तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू है, नहीं तो जरूरत नहीं है लिखने की। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 ईयर्स। तो आंसर इज 5। WDV आ गई 95। सर मेरे पास एक और हल भी है भाई आपके लिए, कोशिश करता हूँ मैं।
ओके जी, WDV आ गई 95 रुपीज। ओके, डेप्रिसिएशन की एंट्री आती है आप लोग 31 दिसंबर 15 को। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से 5 रुपीज। इसकी नरेशन होगी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2015। बस देखें, आप लोगों के ज़हन में एक ये कॉन्सेप्ट पता नहीं मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद नरेशन में उसको अंग्रेजी में लिख के समझाना होता है ये कैसे करना है। नहीं भाई नहीं, आपने समझ लेगा वो खुद। आपने सिर्फ ये लिखना है आपने क्या किया हुआ है, आपने सिर्फ लिखना है रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ 15। अब कुछ बच्चे कह रहे थे जी मैं नरेशन ऐसे, मैंने पूछा बच्चों से, अभी एक एंट्री में नरेशन आपसे करवाऊंगा तो इस किस्म की नरेशन बन रही थी, रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन बाय डेबिटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नहीं भाई नहीं, ऐसी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिखें क्या किया आपने, रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन ऑफ 15 परचेज एसेट, बस ठीक है। सिंपल से सिंपल बात करनी है जी। एंट्री को पोस्ट करते हैं। एसेट अकाउंट में तो हो नहीं सकती, नया अकाउंट ओपन होगा, कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। यहाँ बना दो, आप कहेंगे इस तरह से इस अकाउंट देखने की, एसेट के ऑपोजिट सामने करके, ठीक है जी। चले, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट नेचर का है, तो यकम जनवरी 15 पे कोई ब्रॉड डाउन तो नहीं है इसका, ओके नहीं है। फिर एंट्री बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में उसको डेबिट कर लें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 5 किस दिन 31 दिसंबर 15। हमारा पहला साल खत्म हुआ चाहता है, ठीक है जी। कितना आ गया कैरी डाउन 100, और इसका कैरी डाउन 31 दिसंबर 15 पे कितना आ गया 5 रुपये। और इतना काम अब आप लोग सर नीचे करके करेंगे, जल्दी कर लेंगे। एक बात सुन लें, छोटी सी, सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लें, और सुन तो लें, शुरू हो गए हैं। एक साल मैंने आगे जाना है, 5-6 लाइंस वर्किंग के लिए खाली छोड़िएगा। अभी यहाँ पे कोई 10-12 लाइंस एंट्रीज के लिए इसके बाद होनी चाहिए, कम से कम 15 छोड़ दीजिएगा एहतियातन, ठीक है जी। ये अकाउंट्स ने 1 साल और एक्सटेंड होना है तो 4-4 लाइंस इन दोनों अकाउंट्स के नीचे छोड़ दीजिएगा, और एक अकाउंट अभी बनना बाकी है, उसकी जगह भी खाली रखिएगा। ये जहन में रखते हुए इतना काम आप करें, लेकिन प्लीज़ ज़रा खुद ऑन यकम जनवरी 16 इट इज़ रीवैल्यूड एट 120 मिलियन। आप ज़रा ध्यान से तरतीब से चलेंगे, ठीक है जी। कहाँ पे क्या करते जाना है, वर्किंग में सबसे पहले देखते हैं हम क्या किया करेंगे। प्लीज़ अब नोट करना रोक दें, प्लीज़ सबकी तवज्जो इधर हो। अगला साल भी आपने खुद ही करना है, ठीक है जी। लेकिन देखने के बाद यकम जनवरी 16 पे रिवैल्यूएशन हो रही है, सबसे पहले वर्किंग है हमारे सामने। इधर तवज्जो कीजिएगा सारे। वर्किंग में क्या किया करेंगे हम, वर्किंग में एक लाइन छोड़ देंगे, यकम जनवरी 16 पर एक लाइन खाली छोड़ के अगली लाइन में हम लिखेंगे रिवैल्यूड अमाउंट। क्या लिखेंगे जी, रिवैल्यूड अमाउंट, जिसको हम मार्केट वैल्यू भी कह रहे थे। फिर मार्केट वैल्यू एक ही चीज़ के दो नाम हैं जी। कितनी है रिवैल्यूड अमाउंट 120 मिलियन। तो क्या किया आपने, रिवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़ दी और अगली लाइन में रिवैल्यूड अमाउंट लिख ली, ठीक है जी।
सही हो गया। अब आपको मैंने समझाया था रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस निकालने के लिए आपने बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन करना है। ये बुक वैल्यू है, ये मार्केट वैल्यू है। तो मोतरजीन का एतराज़ भी तो यही था ना कि एसेट मार्केट में किसी और वैल्यू पे होता है, इनकी किताबों में किसी और वैल्यू पे होता है। तो अब हम अपने एसेट को उठा के मार्केट वैल्यू पे ले जाना चाह रहे हैं। तो एसेट 95 से उठ के 120 पे जाएगा। तो एसेट में इंक्रीज आया या डिक्रीज? ठीक है, कितना? बेचा नहीं हमने अभी एसेट, लेकिन अगर बेचें तो आज हमें क्या आए? 25 का गेन। यानी एसेट फायदे की चीज है। वो 95 से उठा के हम कहां पे ले गए? 120 पे। तो 25 रुपए का हमें क्या हो गया? गेन हो गया, सरप्लस हो गया। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस या गेन आया कितना? 25 का। ये 25 अगले कॉलम में सरप्लस भी आ गया। ये सरप्लस की क्या कहानी है थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें ये 25/25 नहीं लिखा हुआ। प्लीज़ इधर देखिए, ये ऐसे है, ऊपर कुछ होता तो ये 25 ऐड होता और टोटल लिखा हुआ, जैसे 95 जमा 25 120, ऐसे ही 0 जमा 25 25 है। इसको 25/25 नहीं समझना आपने, ठीक है जी। अच्छा, अब वर्किंग के अंदर तो हमने ये काम कर लिया। रिवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या किया? याद रखनी है बातें। रिवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में क्या किया? एक लाइन खाली छोड़ी और रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। अब रीवैल्यूड अमाउंट और बुक वैल्यू का कंपैरिजन देखा। अगर एसेट बढ़ रहा है तो सरप्लस, जो कि आज सरप्लस ही होना है, कल लॉस लेके आएंगे, ठीक है। और अगर एसेट कम हो जाता तो यहाँ पे लॉस भी आ सकता था, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला? अब वर्किंग में तो यही करना था रिवैल्यूएशन के दिन तक। अभी साल एंड करना है, एडेप्शन बाद में करेंगे। रिवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में तो ये करना था। अब उसूली तौर पर तो मुझे जर्नल एंट्री पहले करनी चाहिए थी, लेकिन जर्नल एंट्री ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए इसके लिए मैं पहले आपको अकाउंट्स पे लेके आया हूँ। ज़रा इधर देखें। सबसे पहला काम यकम जनवरी 16 पे क्या होना है? पहले तो आप क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाएंगे जी। एसेट एट कॉस्ट था, ऐसे ही है ना, क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग है। यकम जनवरी 16 पे ब्रॉड डाउन 5। अच्छा, अब मैंने आपको एक लाइन लिखवाई लेक्चर के स्टार्ट में कि रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस निकालना हो तो हम कौन सी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। हमारी वर्किंग में जो एसेट है ये किस पे नजर आ रहा था? बुक वैल्यू पे। ये एसेट नजर ही किस पे आ रहा था? बुक वैल्यू पे। क्या हमारे अकाउंट में भी एसेट बुक वैल्यू पर ही नजर आ रहा है? बोले फिर सुने। रीवैल्यूएशन सरप्लस लॉस निकालने के लिए कौन सी दो चीजों को कंपेयर करना है? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को। वर्किंग तो बुक वैल्यू ही शो कर रही थी, एक लाइन छोड़ के मार्केट वैल्यू लिखी, दोनों को कंपेयर कर लिया। क्या हमारा एसेट भी बुक वैल्यू शो कर रहा है? वो तो कॉस्ट पे बन रहा है। इसका मतलब हम रीवैल्यूएशन के लिए जो कंपैरिजन के लिए हमें फिगर चाहिए, हमारे पास तो वो एसेट अकाउंट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अब बताना आप नहीं है, जरा सोच के बताएं ऐसा क्या काम करें कि ये एसेट बुक वैल्यू पे आ जाए। जितनी डेप्रीसिएशन आज तक हो चुकी है उसको ट्रांसफर कर लेते हैं एसेट अकाउंट में, तो एसेट किस पे आ जाएगा? बुक वैल्यू पे। अब ये एंट्री आपने बनानी है खुद, ठीक है। हम करने क्या लगे हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंस को ट्रांसफर करने लगे हैं एसेट अकाउंट में, ताकि वो क्या शो करने लग जाए? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्यों हमें चाहिए? ताकि हम उसका कंपैरिजन कर सकें फेयर वैल्यू। क्यों कंपैरिजन करना चाह रहे हैं? ताकि रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस निकल आए, ठीक है। तो ट्रांसफर करना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, एंट्री आपने ही बनानी है। इसकी नेचर बताएं। इससे कुछ निकालना है, इसको खाली करना है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसको डेबिट करेंगे कितने से?
जो बैलेंस पड़ा था सारा उठाया और इसको डेबिट कर दिया। इसको डेबिट करके क्रेडिट किसको कर लिया? एसेट अकाउंट को। तो एंट्री क्या बन गई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। किस दिन? रीवैल्यूएशन के दिन। किस दिन जी? रीवैल्यूएशन के दिन। तो भाई रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहला काम जो हमेशा करना पड़ा करेगा वो क्या होगा? एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे, एसेट को बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। यूं कहें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा एसेट अकाउंट में ताकि वो बुक वैल्यू शो कर सके। ठीक है, जहनों में आ रहा होगा। अगर एसेट अकाउंट ही बुक वैल्यू पे बन रहा हो, आउट ऑफ सिलेबस, जहनों में आने दें। ठीक है, जहनों में ये भी शायद आने लग जाए एक आध दिन में। अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस हो, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है जी, जो चीज़ है वो आपके सामने है, यही है। ओके, अच्छा, तो एंट्री क्या बन गई फिर? ये देखें, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 के साल में, साल के पहले ही दिन क्या हादसा पेश आ गया? रीवैल्यूएशन होने लग पड़ी है एसेट की। रीवैल्यूएशन के दिन एंट्रीज दो होती हैं बस। रीवैल्यूएशन की दो ही एंट्रीज हैं। पहली एंट्री क्या है? अभी आपने खुद ही बनाई है, बताइए जी। 1 जनवरी 16 पर जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट कितने से? 5 से। ये एंट्री लिखें, बल्कि चलें अभी ना लिखें। ठीक है, इसकी नरेशन में फिर लिखवाता हूँ आपको। ये एंट्री के नीचे आप 2 लाइंस छोड़ दीजिएगा। इसकी मैं नरेशन बड़ी तफसील से लिखवाऊंगा। वो नरेशन नहीं होगी, बेसिकली वो एक्सप्लेनेशन ही होगी कि आपने इसको क्या किया है, कैसे किया है, क्यों किया है। ठीक है, अच्छा, ये होगी पहली एंट्री। अब एसेट अकाउंट भी वही शो कर रहा है जो हमारी वर्किंग शो कर रही थी। पहले नहीं शो कर रहा था, ठीक है ना। पहले एसेट अकाउंट कॉस्ट शो कर रहा था, हमें चाहिए थी बुक वैल्यू। वर्किंग में तो वो रेडीली अवेलेबल थी, इसलिए वहां पे कुछ ना करना पड़ा। एसेट अकाउंट में हमें फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़ा। क्लियर? चलें आगे। अब आवाज तो नहीं बंद होगी? अच्छा, अब जी 95 वाला एसेट उठ के कहाँ चला गया है? बल्कि आप ऐसा करें, ये एंट्री पहले लिखें, यहाँ तक समझ भी आई है, पर खुद लिखें। अगली एंट्री अलग, उस पर थोड़ी डिस्कशन मजीद है, इसलिए ये एंट्री लिखें। इसकी नरेशन मैं आपको लिखवाता हूँ फिर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस, यानी कि उसका जितना बैलेंस पड़ा था। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट। परिचय में नरेशन लिखनी हो तो मैक्सिमम इतनी लिखना, ये भी मैक्सिमम है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख दोगे तो नरेशन इज एनफ। ओके, बहरहाल अभी तो आपको समझा रहा हूं। तो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस टू एसेट अकाउंट टू ब्रिंग एसेट अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। To bring asset account at its book value। ठीक है जी, इनफ। क्यों बुक वैल्यू पे लाए जी? कंपैरिजन हो सके। ठीक है, चले, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। चले, अब अगली एंट्री करनी है। आप सबकी तवज्जो चाहिए। बॉल पॉइंट्स डाउन, हेड्स अप, बूथियां ऊपर, बॉल पॉइंट्स नीचे। हम जब बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट को ले आए तो अब हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन पे गेन भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। ठीक है, लॉस आज तो नहीं आने वाला, ठीक है, कल आए शायद, आज तो गेन आ रहा है। अब इस गेन की एंट्री करनी है। ये रिवैल्यूएशन की दूसरी एंट्री हुआ करेगी। रिवैल्यूएशन की 2 ही एंट्रीज हैं। जिस दिन मर्जी रिवैल्यूएशन हो, सवाल में, एक ही सवाल में जितनी बार मर्जी रिवैल्यूएशन हो, रिवैल्यूएशन की 2 ही एंट्रीज हैं। पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की। ट्रांसफर की एंट्री हमने देख ली, अब सरप्लस की रिकॉर्डिंग करनी है। सबकी तवज्जो चाहिए।
एसेट 95 से 120 पे चला गया तो बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। तो एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। एसेट डेबिट कितने से? 25 से। नोट करने वाले तो वैसे ही गलती कर देंगे, मैं एंट्री गलत लिख रहा हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए प्लीज़, इसलिए नोट, कुछ लोग कर रहे थे नोट, मान नहीं रहे थे, उनको कह रहा हूँ। अच्छा जी, एसेट बढ़ना है, एसेट डेबिट, बात समझ में आती है? ठीक है। अगली बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गेन है ना, गेन, ठीक है, क्रेडिट, गलत एंट्री है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। अब ये प्रॉफिट कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जरा समझिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स होते 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 नेट प्रॉफिट तक आता है। नेट प्रॉफिट से ही पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड किया गेन ऑन रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन कितना? 25। और नेट प्रॉफिट आप कह लेते हैं, अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स छोड़े, नेट प्रॉफिट मिसाल के तौर पे इसके अलावा जो प्रॉफिट था वो 5 रुपए आ रहा था, तो टोटल ये हो गया कोई 30 रुपए। ठीक हो गया? सही है। फिर मैंने आपको समझाया था रिटेन्ड अर्निंग्स, बताई थी कल रिटेन्ड। मैंने कहा था प्रॉफिट्स कहाँ जाते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स किसका पैसा है? ओनर्स का है। बिजनेस के तो ऊपर तो पेबल है, लायबिलिटी है, ठीक है, ओनर्स का ही पैसा है। मिसाल के तौर पे आज से पहले हमारे पास जो है वो ओपनिंग में 10 रुपए की अर्निंग्स पड़ी थी आज तक की, ठीक है जी। इस साल प्रॉफिट आ गया 30 रुपए, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 40 हो गई। बैलेंस शीट भी चलें देख लेते हैं, वैसे आगे चलने की चलें, ठीक है। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इक्विटी में शेयर कैपिटल आ रहा है मिसाल के तौर पे 500 और रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं 40। अब होगा क्या? शेयर होल्डर, ओनर देखेगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 40 मिलियन, यूँ आंखें खुल जाएंगी। फिर देखेगा पिछले साल में सिर्फ 10 मिलियन। भाई यार हमारी कंपनी तो बड़ा प्रॉफिट कमाया है, तो सारे शेयर होल्डर्स तलवारें निकाल के पहुंच जाएंगे कंपनी, ठीक है। डायरेक्टर्स को कहेंगे हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा और तुम 30 मिलियन को भी रिटेन कर रहे हो, निकालो पैसे, कड्डो पैसे, पैसे चाहिए, डिविडेंड दो, हमें 20 मिलियन इसमें से दे दो, आधा हमें दे दो, आधा रिटेन कर लो। ये क्या बात है? मैं ज़रा देसी तरीके से समझा रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है, ठीक है, झटके तरीके से समझा रहा हूँ। ये शायद ये वो कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर बाद वो असल वाला कॉन्सेप्ट का नाम भी ले लेंगे, पर एंट्री तरह ऐसे याद हो जाए अच्छी तरीके से। ऐसे ये भी एक वजह है, देसी तरीके से सोचा जाए तो कहेंगे हमें 20 दे दो, 20 रख लो। अब ज़रा गौर से सोचें तो 10 रुपये तो ठीक है हमने पहले से कमा रखे थे, एक्चुअली तो 5 रुपए ही रियलाइज हुए हैं अभी तक कमाए हैं, तो 15 रुपए पड़े थे, पड़े ही 15 हैं, वो मांगने 20, 25, 30 लग गए हैं। वो पैसा जो हमारे पास पड़ा ही नहीं है, ओनर वो भी मांगने आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये जो एंट्री हमने की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री हम नहीं किया करेंगे, ये एंट्री करने की इजाजत नहीं है। तो उसका फिर हमने हल निकाला। वो हल क्या निकाला? हमने कहा यार एक नया अकाउंट बना लो, एक नया रिजर्व ही रख लो, नाम एक नया रिजर्व ओपन करो, उसका नाम रखो रीवैल्यूएशन पर आने वाला रिजर्व या सरप्लस कह लो, रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो हमारी एंट्री बन जाएगी एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब ये सरप्लस गेन को ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये दरअसल रियलाइज नहीं हुआ, अभी हमने ये एसेट दरअसल बेचा नहीं है, ये 25 अभी हमारे जेब में आए नहीं हैं, आ सकते हैं, अनरियलाइज्ड है, ठीक है तो गेन ही।
हमने कहा इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ना फेंको, तो OCI से रूट करवाना वो समझाऊंगा बाद में, फिलहाल जितना बता रहा हूँ उतना देख लें, ठीक है। हम यहीं पे इक्विटी में ही ये रिटेन्ड अर्निंग से थोड़ा सा नीचे करके ना, अलग थलग करके लिखेंगे, सॉरी वही दोबारा लिखो, रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख देंगे, कितना 25, और जब ये यहाँ पे नहीं जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 5, मिसाल ली थी हमने, तो ये कितना 5 और ये कितना 15। तो यूजर्स को हम कह रहे होंगे, देखो यूजर्स, ये वो प्रॉफिट है जो हम कमा चुके, और ये जो प्रॉफिट है जो हमारे एसेट पे आ सकता है, अभी हमने कमाया नहीं है। तो अगर कभी मुंह फाड़ के आना मांगने तो इस 15 में से मांग सकते हो, इस 25 में से आपको पैसे नहीं मिल सकते, ये अभी रियलाइज ही नहीं होगा, ठीक है। इसका रूट क्या होता है, वो जी इधर इस नेट प्रॉफिट की प्रॉफिट के नीचे जो है वो CI आता है, ये आता है, वो आता है, वो देख लेंगे इंशाल्लाह, वो सब कुछ देखेंगे। हमने स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी भी बनानी है, तो वो सारी बात आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल जितना वैसे बस थोड़ा बहुत जो बता के एंट्री सिखा रहा हूँ, वो फिलहाल एंट्री सीख लें कि ये एंट्री एसेट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट नहीं हो सकती। ये एंट्री क्या हुआ करेगी, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन रिजर्व या रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये बात समझ आ गई है, ओके। तो इस एंट्री को लिखें, अभी ना लिखें चले, इसका नरेशन वैसे क्या होगा, नरेशन बता दे कोई। एसेट रीवैल्यूड तो ज्यादा जाती है, जरा इतनी भी जाती ना करें। रिकॉर्डेड रीवैल्यूएशन सरप्लस, इतना तो बोल दो ना, ठीक है, ठीक है। आपने क्या बोला था, एसेट रीवैल्यूड, तो फिर लॉस या गेन भी नहीं बता रहे, तो इतना तो बता दें कि गेन लॉस रिकॉर्ड किए हमने, ठीक है। दूसरा स्टेप, ओके। अब इसकी पोस्टिंग आ गई, एसेट क्या हो रहा है, डेबिट, कितने से 25 से एसेट हो गया डेबिट, और एक नया अकाउंट मैंने आपको कहा आपने ओपन कर लेना है, वो नए अकाउंट का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व भी कहते हैं। अच्छा जी, 15 में तो इसका वजूद ही नहीं था, 16 में ही इसमें कोई जान आई है, और ब्रॉड डाउन कितना आ गया, ब्रॉड डाउन कहां से आ गया, हाँ 16 में रिवैल्यूएशन होने के बाद 17 में ब्रॉड डाउन बनेगा, जो 16 का कैरी डाउन होगा, ठीक है। मे बी वो 17 में ब्रॉड डाउन बन जाए, ओके। देखते हैं, ये एंट्री हुई, एंट्री हमेशा ऐसे किया करें, देखें याद रखें। अब इंट्रो की प्रैक्टिस है वैसे तो ये, खाली फिगर लिखा करें पहले, उसके आगे अंग्रेजी ना लिखा करें, इससे गलती नहीं होती। एंट्री क्या है, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, सिर्फ फिगर लिखें, एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये एक बार लिख लिया, उसके बाद आप जो लिखते रहें, अंग्रेजी थोड़ी बहुत गलत भी हो जाए तो माफ़ी मिल जाती है, फिगर नहीं गलत होनी चाहिए जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट, इसके आगे क्या लिखेंगे, एसेट का यकम जनवरी 16, ठीक है जी। तो ये है रीवैल्यूएशन की 2 अदद एंट्रीज, जिस दिन मर्जी रीवैल्यूएशन कर लो, एक ही एसेट को जिंदगी में जितनी बार मर्जी रीवैल्यू कर लो, एक ही सवाल में कल 2 रिवैल्यूएशंस आएंगी, परसों 3 हो जाएंगी, जितनी मर्जी रिवैल्यूएशंस होती रहें, 1-1 साल बाद हो रही हैं, कभी 2-2 साल बाद होने लग जाएंगी, कभी पहले गेन फिर लॉस फिर गेन आएगा, कभी पहले लॉस फिर गेन फिर लॉस आएगा, कभी पहले गेन फिर गेन आ जाएगा, बहुत सारे केसेस आएंगे। कहीं पे भी परेशान नहीं होना, वो तो सिचुएशन के हिसाब से प्लस माइनस देखना है। रिवैल्यूएशन, अगेन रिवैल्यूएशन के दिन सिर्फ 2 ही काम होंगे, पहला ट्रांसफर करेंगे कमिटेशन को एसेट अकाउंट में, दूसरा सरप्लस या लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। आज सरप्लस ही रिकॉर्ड किया, लॉस कल देखेंगे। इतना काम कर लीजिए जल्दी से, हेड्स डाउन बॉल पॉइंट्स अप, ऐसे सारे मतलब जी। 31 दिसंबर 2016, सीरियस हो जाओ ना आप वीडियो। डेप्रीसिएशन, लाइक चेंज इन एस्टीमेट, लाइक चेंज इन एस्टीमेट, कोई फर्क नहीं होने लगा। इधर देखिएगा, डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, इधर देखें। हमने चेंज इन एस्टीमेट में देखा था
कॉस्ट रेलेवेंट नहीं रहती बल्कि WDV रेलेवेंट हो जाती है। अब तो बाकायदा एंट्री हो चुकी है। आप जरा गौर करें, 100 जमा 25 माइनस 5 एसेट किस पे पहुंच चुका है? मैं यूं लिख सकता हूं कि एसेट कॉस्ट शो कर रहा था साल के पहले दिन, अब वो फेयर मार्केट वैल्यू यूज शो कर रहा है, रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है, कह सकते हैं आप। बात समझ आ रही है? तो हम एसेट को ही उठा के, अगर मैं यहीं पे इसको क्लोज कर दूं 31 दिसंबर 16, जरा कैरी डाउन बताना कितना आ रहा है? 120। एसेट हम 100 की कॉस्ट से उठा के आज की मार्केट वैल्यू पे ले गए हैं 120। बात समझ आ रही है? तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट तो बची ही नहीं, WDV की भी कोई जरूरत नहीं है। आप डेप्रिशिएट किसे करेंगे? रीवैल्यूड अमाउंट को, रीवैल्यूड अमाउंट। अब 120 है ना, इस 120 को खत्म करना है अब हमने यूजफुल लाइफ पे, ठीक है जी। माइनस अगर कोई रिवीजन आ जाए तो रिवाइज, नहीं तो ओरिजिनल ही, रिवाइज रेजिडुअल वैल्यू आ जाए नहीं तो ओरिजिनल ही चलने दें, ओवर अगेन रिमेनिंग लाइफ। तो कोई नया काम नहीं करने लगे आप। अच्छा, रीवैल्यूड अमाउंट तो फिर रिवैल्यूएशन के दिन वाली ही आ रही है, रिवैल्यूएशन के दिन वाली ही आ रही है ना, देखो रीवैल्यूड अमाउंट तो वही आ रही है। रिमेनिंग लाइफ का भी उसूल वही है। रिमेनिंग लाइफ किस दिन कैलकुलेट करोगे? रीवैल्यूएशन के दिन, ठीक है। वहां पे एस्टीमेट चेंज हुआ था, एक कॉस्ट एक्चुअल होती थी, आज तो वो कॉस्ट ही बदल डाली हमने, तो है तो ये चेंज ही, डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए भी फिर चेंज हो गया। फर्क ये है कि वहां पे कॉस्ट नहीं बदलती थी, सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग कर लेते थे हम, डेप्रिसिएशन को ही चेंज करते थे। यहाँ पे तो मॉडल ही बदल गया है। IAS 16 ने इजाजत दी थी कॉस्ट मॉडल से उठा के हम किस पे ले गए? एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे। तो भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो बदलना ही है। अब 120, 95 नहीं बचा हुआ, 120 को हमने डेप्रिशिएट करना है। अब 20 साल इसकी जिंदगी में नहीं बचे हुए, बकाया कितने रह गए हैं? 19 साल। तो 120 को हमने किस पे डेप्रिशिएट करना है? 19 पे, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन कैलकुलेट करनी है? रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, ये याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं भूलना, चाहे तो लिख भी लें स्टार लगा के। रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ किस दिन की निकालेंगे आप? रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। ये फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का आ जाएगा। बस मुश्किल तो नहीं लगी है, बात तो बिल्कुल मिलती जुलती बात है, बस फिगर्स थोड़ी सी बदल गई है। इधर देखिएगा जी, कितनी है? रीवैल्यूड अमाउंट है 120, रेजुअल वैल्यू तो है नहीं इसलिए उसे इग्नोर कर दिया। 120 डिवाइडेड बाय जी, ले जी, 1 जनवरी 15 को आया, 31 दिसंबर 15 तक 1 साल, 31 दिसंबर 16 तक 2 साल, तो 20 में से 2 गए तो 18। यही तो गलती नहीं करनी, 31 दिसंबर 16 पे रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट नहीं करनी। क्या कह रहा हूं? जिस दिन एस्टीमेट में चेंज आया उस दिन, अब एस्टीमेट में जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई, रिमेनिंग लाइफ उस दिन खड़े होकर कैलकुलेट करनी है। अब रीवैल्यूएशन किस दिन हुई है? 1 जनवरी 16 पे। एसेट खरीदा था 1 जनवरी 15 पे, 1 जनवरी 16 तक कितना चल गया? 1 साल। तो 20 टोटल लाइफ थी, 1 गुजर गई तो बकाया 19। लें जी, 6.3 की डेप्रिसिएशन आ गई, 1 को अब रहने ने। और WDV कितनी आ गई? नहीं, 114 कैसे? 3.7। ये एंड वालों को फिर नजर नहीं आएगा। 113.7 WDV। और ठहर जाओ भाई, अभी मैं एंड ऑफ द ईयर लेके नहीं गया, तुम ड्यूरिंग में चल पड़े हो। रहने दो अभी 2-3 दिन तो मैंने स्टार्ट ऑफ ईयर से नहीं हिलाना। कौन था एंड वाला? ड्यूरिंग वाला कौन था? केड़ा सी? देखो बात सुनो, अभी स्टार्ट ऑफ द ईयर से रिवैल्यूएशन नहीं हिलानी मैंने 2-3-4 दिन। नोट तक बनवा देना है, डिस्पोजल तक डाल देना है इसी के अंदर, फिर ईयर एंड पे लेके जाएंगे। फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे फर्क है ही कोई नहीं। मैंने आपको बता दिया रिवैल्यूएशन के दिन 2 ही काम करने हैं। वो रिवैल्यूएशन चाहे जिस दिन मर्जी होती रहे, उस दिन तक की डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करो,
एसेट को सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करके प्लस माइनस कर लो, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा समझे कि होती नहीं है रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर के अलावा कभी, अभी ऐसा ही समझे 4-5 दिन, ओके, ठीक है। त्रा ही निकाल लिया आपने मेरा, ओके, त्रा। 31 दिसंबर 2016 डेप्रीसिएशन की एंट्री बोलो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 6.3 और 6.3। लें जी, ये एंट्री यहां भी लिख ली मैंने, इसकी पोस्टिंग भी कर लेते हैं। बोले डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, कुछ बच्चों ने घड़ी देखी और कहा लो जी कम पूरा हो गया, टाइम रह गया। अभी एक एंट्री रहती है 10, 12, 15 मिनट उस पे लगने हैं बेटा, घड़ी ना देखें जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पहली बार कोई भी चीज समझाना मुश्किल, फिर आप लोगों को समझाना जैसे ऊंट को रिक्शे में बिठाना। जी एंट्री बोले, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 6.3, ओके। ले जी, ये काम भी कर ले, चला सरों को नीचे करके देखना नहीं है। डेप्रीसिएशन 1.3 से अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से 1.3 से डेप्रीसिएशन बढ़ी, जिस वजह से प्रॉफिट 1.3 से कम हुआ और रिटेन अर्निंग्स कम हो गई। अब हमने जाके पकड़ लिया प्रूडेंस को, हाँ भाई प्रूडेंस ये क्या बदतमीजी है, तो क्या हुआ? हमने कहा तुम्हारे कहने पे हमने 25 रुपए का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिया, हमने प्रॉफिट 25 से नहीं बढ़ाया तुम्हारे कहने की वजह से। अब लेकिन दूसरी तरफ जो एसेट बढ़ा था उसके बढ़ने के असर की वजह से हमारा प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया। तो या तो हमें वो 25 का गेन भी लेने दो प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर ये 1.3 का जो आर्टिफिशियल इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन है हम इसका असर भी रिवर्स करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वो बाद में बताता हूं। अगेन एंट्री समझने के लिए जैसे समझा रहा हूं वैसे एक बार समझ, ठीक है। फिर सुने, 25 का गेन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। 25 का गेन रिकॉर्ड तो नहीं किया, प्रॉफिट रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन जो एसेट बढ़ा था उसका असर डेप्रीसिएशन बढ़ने पर हुआ और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया। तो हमने कहा या तो वो गेन भी अब रिकॉर्ड करवाओ, ठीक है, या फिर 1.3 का आर्टिफिशियल इंक्रीज इन जो डेप्रीसिएशन है इसको रिवर्स करवाओ। उन्होंने कहा जी उसको ही रिवर्स कर दो, तो फिर हम आर्टिफिशियल इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन को रिवर्स करेंगे, ठीक है। अब ये रिवर्स कैसे करेंगे, मैं 4 लाइंस लिखवाऊंगा उर्दू में, ठीक है, उसमें हमारी ये चौथी एंट्री हो जाएगी। यही मुश्किल एंट्री है, इसके अलावा कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, 2 लाइंस छोड़नी है एंट्री के लिए, लेट्स से आप एंट्रीज में अगर मैं कह रहा हूँ, तीसरी लाइन नरेशन के लिए छोड़ देनी है उसकी, चौथी लाइन से ये 4 उर्दू में जुमले जो मैं लिखवा रहा हूँ ये लिखने हैं, ठीक है। नहीं तो कहीं आगे पीछे सज्जे खब्बे ऊपर नीचे सफे के कहीं कुछ जगह बना लें जहाँ पे 4 लाइनें आप लिख सकें। नंबर 1 लिखें, पहला पॉइंट लिखें। आप ये मैंने जो बातें की हैं वही मैं उर्दू में लिखवा रहा हूँ। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन 1.3 से बढ़ गई। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, उर्दू ही लिख लेना वीर, तो अंग्रेजी बनाने लग में एक्सपांज कर देंगे इसे। ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन डेप्रीसिएशन, वाओ, ओके वापस आए जी हम तो उर्दू। अपवर्ड मिली जुली सही रहती है जरा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रीसिएशन 1.3 से बढ़ गई। लिख यार जैसे दिल करे, ठीक है जी। अगला पॉइंट लिख, हैं क्या हुआ तुम्हें तारिक? हाँ अच्छा फिर ऐसा कर लो, तुम डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिख लो, ठीक है। तो फिर जुमला तारिक के लिए ये है
कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1.3 से बढ़ गया। ओके चलिए भाई किसी को ना थोड़ी की जा सकती है। ओके चलें जी, नंबर 2 पॉइंट लिखें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया। बात समझ आ रही है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया। ओके तीसरा पॉइंट लिखें। ये वैसे ही लिखवा रहा हूं, चलें ये वैसे दूसरा तीसरा एक जैसा ही है, सेम ही बात है। लिखें प्रॉफिट के कम होने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 1.3 से कम हो गई। लिख लो, एंट्री बन जाती है ऐसी, एंट्री बन जानी है ऐसी बात में। प्रॉफिट के कम होने की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स भी 1.3 से कम हो गई। इधर देखें जी, ये वो प्रॉब्लम है, ये वो इश्यू है जिसको हम अब क्या करने जा रहे हैं, रिवर्स। ठीक है, तो 3 लाइंस में एंट्री नहीं है, एंट्री तो अब आएगी एक ही लाइन में। ठीक है, ये 3 लाइन में तो मैंने आपको प्रॉब्लम समझाई। क्या हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई, डेप्रिसिएशन बढ़ी तो प्रॉफिट भी कम हुआ, प्रॉफिट कम होने का असर रिटेन्ड अर्निंग्स पे। अब हमने इस असर को, इस आर्टिफिशियल इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन को रिवर्स करना है। ठीक है, तो पॉइंट 4 में हमारी एंट्री पड़ी है। लिखें जी पॉइंट 4। एंड वाली बात 3 से जरा कोरिलेट करूंगा मैं। एंड पे क्या हुआ अभी, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हुई हैं, कम। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या हुई हैं, कम। हमने इस असर को क्या करना है, रिवर्स। तो रिटेन्ड अर्निंग्स नेचर क्या है, क्रेडिट। अगर इसको हमने कम हुई रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, तो लिखें आप पहले उर्दू में फिर एंट्री बाद में लिखते हैं। लिखें अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे। ब्रैकेट में छोटा सा करके लिखें क्रेडिट। बोलो, रिटेन्ड अर्निंग्स की नेचर क्या है, क्रेडिट। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर देखें सारे, रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे 1.3 से। अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को 1.3 से बढ़ा लेंगे। ठीक हो गया जी, आगे लिखना शुरू करें, कंटिन्यू करें। और कम करेंगे उस अकाउंट को जिससे सरप्लस आने पर बढ़ाया था। और कम करेंगे उस अकाउंट को जिसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी, अब रिवैल्यूएशन सरप्लस के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके साथ करना क्या है जरा सोच लें जरा। रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्या है, क्रेडिट। अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और अगर कमी करनी हो तो डेबिट। तो अब हमने इस रिवैल्यूएशन सरप्लस को करना क्या है, कम करना है, यानी डेबिट करना है। हमारी एंट्री बनी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि ये रियलाइज हो गया है प्रॉफिट, इतना सारा अनरियलाइज नहीं रहा, कुछ रियलाइज हो गया। आपने ऐसे नहीं सोचना, फिलहाल पहला दिन है, जैसे एंट्री याद रह जाए बस वो काम किया हमने। ठीक है जी, तो भाई 4 बातें लिखी हमने। पहला पॉइंट था अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन 1.3 से बढ़ गई, इसका असर प्रॉफिट 1.3 से कम हो गया। प्रॉफिट कम हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई, ये प्रॉब्लम है। अब इसको रिवर्स करना है, तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे। क्रेडिट नेचर की चीज़ बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे, और कम करेंगे
बातें नहीं बेटा, कम करेंगे उस अकाउंट को जैसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस, उसकी नेचर भी क्रेडिट है। अगर उसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये एंट्री है हमारी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। इसकी नरेशन लिखें, रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन प्रॉफिट भी लिख सकते थे लेकिन ये बेहतर है, रिवर्सल ऑफ आर्टिफिशियल इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। इधर देखिए, ये एंट्री पास करते हैं, अब आखिरी एंट्री रह गई है। रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट 1.3 से, और क्रेडिट क्या हो रहा है, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट अभी नहीं बनाना, स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाएंगे, वहीं पे देखेंगे इसको जाके, रिटेन्ड अर्निंग्स को अभी ना बनाएं। ठीक है, जैसे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ, अकाउंट नहीं बनाया, दूसरा इम्पैक्ट लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कर लिया, रिटेन्ड अर्निंग्स बनाए ना, सिर्फ क्रेडिट शो कर दें। किस दिन, 31 दिसंबर 16। तो 31 दिसंबर 16 पे कैरी डाउन कितना आ गया, 23.7 आ गया। ओके, और एसेट अकाउंट 120 शो कर रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 6.3 शो कर रहा है। भाई ये तो नहीं पूछ रहे थे आप, इधर गए भाई, इधर ये पूछ रहे थे, अभी क्लोजिंग निकाला नहीं था ना हमने जी। ठीक है जी, प्रूफ करते हैं। इधर देखें, एक छोटी सी बात, हमने मैनुअली देखा, 5 की डेप्रीसिएशन होती, अगर रीवैल्यूएशन ना होती, रीवैल्यूएशन हुई, डेप्रीसिएशन 6.3 आई, तो 1.3 की एक्सेस डेप्रीसिएशन चार्ज हुई। ऐसे ही है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके डाटा की कमी की वजह से ये रूल अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हम, तो उसका हल है एक शॉर्टकट। ठीक है, वो शॉर्टकट क्या है, सबकी तवज्जो चाहिए प्लीज। एसेट कितना था, 120, किससे डिवाइड किया, 19 से। सरप्लस कितना है, 25। जो हशर एसेट के साथ किया वही सरप्लस के साथ कर दो। आंसर बताओ, ये ऑटोमेटिकली यही निकला करेगा, 1.3। टोटल कितना रह जाएगा, 23.7। ठीक है जी। अब कुछ सवालों में आप देखेंगे एंड पे जाके एसेट बिकेगा भी सही, कि साल के दौरान रीवैल्यूएशन हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। यहाँ फ्रैक्शन लग गया, यहाँ भी वही फ्रैक्शन लगा दोगे। जो काम इधर एसेट के साथ करना है वो तो हमें आता ही है, सेम काम सरप्लस के साथ कर देना है। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल, ये रिवर्सल की जो एंट्री है, ये हम यहाँ से फिगर निकाल लिया करेंगे। ठीक है जी, बात समझ आई है? ओके, ज़रा आजमा लेते हैं हम सही भी हैं या नहीं। एसेट 120 पे है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6.3 पे है, नेट करें 113.7 ही आ रहा है। एसेट की बुक वैल्यू तो यही आ रही है, नेट करें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना नज़र आ रहा है, 23.7। वर्किंग में भी यही नज़र आ रहा है, 23.7। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब होमवर्क के अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी करना है और होमवर्क का क्वेश्चन 1 भी करना है। ठीक है जी, जितना काम मैंने यहाँ पे किया सेम इतना ही काम आप सब बच्चों ने कल इन दोनों सवालों में करके आना है। जर्नल एंट्रीज मैं आपसे सुनूंगा क्लास में, आप खड़े होकर सुनाएंगे एंट्रीज। ठीक है जी, ताकि